प्रिय उपासक उपासिकाओं, आज हम बौद्ध आचार संहिता के तीसरे अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं। कल हमने दिनचर्या और खान पान के दिनचर्या जीवन शैली के बारे में बात की थी। आज हम बौद्धों का खान पान कैसा हो, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो ये सब हम इसलिए कर रहे हैं बौद्ध आचार संहिता के बारे में कि बौद्ध होना एक बहुत बड़ा उद्देश्य है और धम्मभूमि का आंदोलन जीवन को श्रेष्ठ बनाने का आंदोलन है। अगर हम इस मनोभाव को समझ जाएं तो फिर हमारे बौद्ध बनने की अवधारणाओं को बल मिलेगा और अधिक लोग इस ओर अग्रसर होंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं अतीत पर चर्चा करते बताना चाहूंगा। बाबा साहब की धम्म क्रांति के आज 69 वर्ष पूरे हो गए। हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर लोग बौद्ध बन रहे हैं, लेकिन बौद्ध बनने के बाद ना तो उनकी पहचान बनी है और ना ही उनके जीवन में कोई गुणात्मक परिवर्तन आया है। हम इस बात को बड़ी गंभीरता से समझना चाहिए। यदि बौद्ध बनने के बाद हमारी जीवन शैली में अगर आमूलचूल परिवर्तन नहीं हो रहा, हमारी एक नई पहचान नहीं बन पा रही, इसका अर्थ ये होगा कि हमने परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। देखिए, बौद्ध बनने से पूर्व हम जिस भी व्यवस्था में थे, उस व्यवस्था में जीवन के कोई मूल्य नहीं थे। उस व्यवस्था में जीवन के कोई मापदंड नहीं थे। उस अवस्था में जीवन कैसे श्रेष्ठ बनेगा, इस पर कोई चर्चा भी नहीं थी। जैसे सामान्य तौर पर एक उदाहरण देके बता रहा हूं। कोई हमसे पूछता है, एक सामान्य व्यक्ति किसी सामान्य व्यक्ति से पूछता है, और कैसे हो? तो उसका जवाब रहता, बस दिन कट रहे हैं, बस जैसे तैसे काम चल रहा है। इससे लगता है कि जैसे जीवन में निराशा है, और निराशा ही नहीं बल्कि जीवन में कोई उत्साह नहीं है। और उत्साह नहीं होना एक उद्देश्यहीन काम है, एक उद्देश्यहीन जीवन है। उत्साह हमेशा प्रतिपल नया करने के लिए प्रेरित करता है। उत्साह किसी भी काम को बहुत ही प्रफुल्लित मन के साथ करने की प्रेरणा देता है। जैसे हम सभी ग्रामीण प्रदेश से निकल के आए, आप में से कुछ हो सकता है कि शहरी प्रदेश में रहने वाले हों। हम खान पान के प्रति बिल्कुल भी सजग नहीं है। एक परंपरागत ढंग से जो मिल जाता है, बस उसी को खा लेते हैं। इससे क्या कि हम जीवन के प्रति कोई दृष्टिकोण नहीं बना पाए। हम बौद्ध हैं, हमारा भी अपना खान पान होना चाहिए, और खान पान में हमें उन पदार्थों को जरूर शामिल करना चाहिए जो हमारी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए, जब हम भोजन की बात करते हैं तो अक्सर सब्जी, रोटी, दाल, चावल सामान्य तौर पर हमारा यही भोजन रहता है। और कभी विशेष अवसरों की बात करें तो उसमें कुछ मीठा पकवान बन जाता है। लेकिन जब हम बौद्ध धर्म की बात करें, बौद्ध अनुयायियों की बात करें, तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है
कि विशेष अवसरों पर या महत्वपूर्ण पर्व पर भोजन में पायस का होना नितांत आवश्यक है। प्रत्येक बौद्ध व्यक्ति को किसी भी उत्सव या पर्व पर उसे पायस ज़रूर बनानी चाहिए। पायस कैसे बनती है? आप सब लोग जानते हैं। पायस को हम हिंदी में खीर भी बोलते हैं। चावल, दूध, शक्कर एक उचित मात्रा में मिला करके आग पर पकाते हैं और पकने के बाद जो खाद्य पदार्थ बनता है हम उसको खीर बोलते हैं। इसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, काजू है, बादाम है और नेजा है, जो भी उपलब्ध हैं वो डाल देते हैं और इससे इसकी पौष्टिकता के साथ-साथ गुणवत्ता में भी परिवर्तन आता है। अब पायस क्यों? क्योंकि पायस का संबंध पौष्टिक आहार से है और इस धार्मिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, तो सिद्धार्थ गौतम जब कायाक्लेश कर रहे थे, उनका शरीर सूख करके काँटा हो गया था, पूरी तरह से वो जर्जर हो गया था। उस समय सुजाता ने सिद्धार्थ को पायस का भोजन दान स्वरूप दिया और सिद्धार्थ जो कि उस समय एक तपस्वी की भूमिका में थे, कायाक्लेश की भूमिका में थे। उन्होंने उस पायस के भोजन को स्वीकार किया और उसके बाद उन्होंने अपना मार्ग बदला और उन्हें संबोधि प्राप्त हुई और वो सम्यक संबुद्ध बन गए। तो भोजन में पायस का होना, विशेष अवसरों पर पायस का होना, रविवार के दिन सामूहिक वंदना में पायस का वितरण करना, प्रत्येक पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी को पायस बनाना, उपोषद के दिन पायस बनाना, किसी भी पर्व में पायस बनाना, ये सब हमारे खान-पान के हिस्से बन जाते हैं। इसके साथ-साथ इसका धार्मिक स्वरूप और महत्व भी बढ़ जाता है। तो जब भी हम पायस का भोजन लेते हैं, तो हमें सुजाता के द्वारा तैयार की गई पायस और सिद्धार्थ के खाने पर उनका बुद्ध होना हमारे सामने होता है। तो भोजन शरीर की आवश्यकता है। पायस शरीर की आवश्यकता से कहीं ज़्यादा हमें बौद्धिक आवश्यकता की पूर्ति करता है। पायस का भोजन लेने से हमारे मस्तिष्क का विकास होता है, शरीर को प्रोटीन मिलते हैं, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास के साथ-साथ बौद्धिक विकास बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें चाहिए कि प्रत्येक बौद्ध अनुयायी को विशेष अवसरों पर, पर्व पर, किसी उत्सव के समय पायस का भोजन ज़रूर तैयार करना चाहिए। सामान्य रूप से जैसे मैं उत्तर भारत की बात करूँ, जिसमें मुख्य रूप से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब भी शामिल है। विशेष अवसरों पर चूरमा बनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में इसे मलीदा कहते हैं। रोटी को बारीक-बारीक टुकड़े करके उसे अच्छी तरह से घी और शक्कर के साथ मिला करके उसको बहुत ज़्यादा मथा जाता है, मसला जाता है और उसको लड्डू के रूप में तैयार कर लेते हैं। इसको मलीदा बोलते हैं। हरियाणा में इसे चूरमा बोलते हैं। बचपन में हम देखते थे कि जब भी घर में कोई अतिथि आता था या किसी को बाहर जाना होता था, यहाँ तक कि कुछ विशेष उत्सवों पर चूरमा या मलीदा बनाया जाता था। हमने राजस्थान में भी इस परंपरा को देखा है, हरियाणा में देखा है और उत्तर प्रदेश में भी देखा है। तो ये हमारा एक परंपरागत भोजन है। कोई भी ट्रेडिशनल जो भोजन की बात हम करते हैं, परंपरागत भोजन की बात करते हैं, चाहे वो पायस है या मलीदा है, इन दोनों में एक बहुत बड़ी समानता है। जो भी परंपरागत भोजन होता है,
वो प्राय घर में उपलब्ध सामान से ही बनाया जाता है। उसके लिए किसी विशेष प्रकार की सामग्री बाजार से नहीं खरीदनी पड़ती। उदाहरण के लिए पायस है, चावल भोजन का हिस्सा है, दूध घर में पशु होते हैं और शक्कर घर में रहती ही रहती है। उसी के उसी से हम पायस तैयार करते हैं। इसी प्रकार घर में रोटियां हर रोज बनती हैं। उसी रोटी को चूर लिया जाए, घी भी घर में होता है, जो पशु पालते हैं तो घी भी होता है। और उसके बाद शक्कर तो घर में सभी की होती है, गुड़ या शक्कर, उसको मिला करके उसे चूरमा या मलीदा बन जाता है। तो ये दोनों हम देखें कि अतीत से कालांतर से हमारे भोजन का हिस्सा रहे हैं। लेकिन अभी जो शहरी परिवेश बदला है, ये दोनों चीजें थोड़ी कम हो गई हैं। लेकिन देहात में तो आज भी हम देखते हैं कि ये भोजन हमारे रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति का भी साधन बना है। अब मैं आज भी देखता हूँ, जब हम मीटिंग वगैरह बुलाते हैं, तो विशेष रूप से हरियाणा से कुछ उपासक आते हैं और वो मलिदा या चूरमा लेके आते हैं। तो ये हमारी पहचान है। अगर हम बौद्ध काल से देखें, तो निश्चित रूप से उस समय भी इस प्रकार के भोजन का अस्तित्व रहा है और उपलब्धता रही है। इसके साथ केवल भोजन से ही बात नहीं बनती, कुछ पेय पदार्थ भी होते हैं। तो बौद्धों का पेय क्या है? अगर कोई पूछे कि बौद्ध पिलाएं क्या, तो हमारा पेय पदार्थ है साग सुपो। साग सुपो, साग का मतलब सब्जी से है, हरी सब्जियों से, और सुपो का मतलब है उसका सूप। जो भी उस समय उस मौसम में हरी सब्जियां हमारे पास उपलब्ध हों, उनको उबाल करके उनका जो एक्सट्रैक्ट निकलता है, उसको पीना, पीने के लिए देना, थोड़ा सा काला नमक डाल करके उसको स्वादिष्ट बनाया जाता है। उस पीने से क्या होगा, वो बुद्धों का एक पेय पदार्थ है, ऐसा हमने आचार संहिता में लिखा है। साक्ष को कोई भी व्यक्ति पी सकता है, बीमार भी पी सकता है, स्वस्थ भी पी सकता है, बच्चा भी पी सकता है, पुरुष भी पीता है, महिला भी पी सकती है। इसमें किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है और सबके लिए लाभकारी है। क्योंकि जो मौसम के आधार पर सब्जियां हमें उपलब्ध होती हैं, हम प्रचुर मात्रा में सभी सब्जियां नहीं खा पाते। लेकिन साग-सुप एक ऐसा माध्यम है कि जो भी सब्जी है, उनके थोड़ा-थोड़ा अंश लेकर के उन्हें उबालो, उसमें अदरक भी डाल दो, उसमें नींबू भी डाल दो, नमक भी डालो। आप देखते हैं कि उसमें हमारे इस पौष्टिक तत्वों का एक बहुत बड़ा सम्मिश्रण तैयार हो जाता है। उसमें चाहे मिनरल्स हैं सब्जी के अंदर, चाहे प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, सब के सब हमारे सूप के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं, जो बॉडी जो शरीर के विकास के साथ-साथ हमारा पोषण भी देते हैं। इसके साथ-साथ हमें ध्यान रखना चाहिए कि बौद्ध अनुयायी जो भी भोजन की व्यवस्था करते हैं, वो सुपाच्य हो और संतुलित हो, संतुलित आहार। तो संतुलित आहार इसलिए ज़रूरी है कि एक ही विशेष प्रकार का भोजन करते रहने से शरीर में विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो वो कहाँ से आएँगे? तो वो हमें भोजन से मिलते हैं। तो भोजन को पौष्टिकता के आधार पर तैयार करना चाहिए और हर प्रकार के पोषक तत्व शामिल हो सके, इसमें साग-सुप को बड़ा हेल्प करता है। इसके साथ-साथ देखिए कि जो हम भोजन करते हैं वो बहुत सुपाच्य होना चाहिए। जो गर्भवती महिलाएँ हैं, जो किशोरियाँ हैं, बच्चे को दूध पिलाने वाली माताएँ हैं, उनको ज़्यादा पौष्टिक आहार की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए भी हमें उस समय पौष्टिकता के साथ-साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। जैसे कैल्शियम की कमी, गर्भवती महिलाओं को कैल्शियम की कमी हो जाती है। छोटे बच्चों को कैल्शियम की कमी होती है, वो मिट्टी खाने लगते हैं। अगर ये सब कैल्शियम हमारे भोजन का हिस्सा है, तो फिर ये सब बातें नहीं होती।
अज्ञानता और अभाव में अगर गर्भवती महिला में कैल्शियम की कमी है, तो निश्चित रूप से बच्चे के विकास पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा और बच्चे का गर्भ में विकास रुक जाएगा। जन्म के बाद भी हम देखें बहुत ही दुबला-पतला बच्चा पैदा होता है और अगर कैल्शियम की उपलब्धता पूरी नहीं हुई, फास्फोरस की पूरी नहीं हुई, तो विकलांगता भी आ जाती है। और पैदा होने के 5 वर्ष तक ब्रेन का विकास बड़ी तेजी से होता है। उसके बाद भी होता है लगभग 18-20 वर्ष की उम्र तक इसका विकास चलता है। तो इस समय पौष्टिक आहार उसमें सभी प्रकार संतुलित आहार का होना नितांत आवश्यक है। तो बौद्ध व्यक्तियों को चाहिए कि वो भोजन की मात्रा, उपलब्धता, पौष्टिकता के प्रति बहुत सजग रहे। मांस भी खा करके कुछ लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। मांस मैंने पहले भी कहा है, ये आहार जो है उसको धर्म के दायरे में या धर्म के दायरे में नहीं बांधा जा सकता। महात्मा बुद्ध ने भी भोजन के बारे में कोई विशेष नियम नहीं बनाए। अब जो लोग मांसाहार हैं, मांस खाने पर निर्भर रहते हैं, वो उनके भोजन का हिस्सा है। लेकिन धर्म इस प्रकार की बातों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है, याद रखना। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि तथागत ने जीव हिंसा का मना करने के लिए भी कहा है। ये आहार से अलग विषय है, फिर भी हम इस पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं। अनेकों बार कुछ लोग इस प्रकार की भ्रांतियों के कारण प्रश्न पैदा करते हैं कि क्या भिक्षुओं को मांसाहार करना चाहिए। देखिए, भिक्षुओं को मांसाहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हमारा विषय नहीं है। भिक्षु समाज पर निर्भर करता है। भिक्षु समाज के लिए काम करता है। उसकी आजीविका समाज पर निर्भर करती है। चाहे कोई भिक्षु भिक्षाटन करे या किसी के आमंत्रण पर घर में भोजन करे या कोई उपासक भोजन लेकर के विहार में आए, वो वही भोजन लेके आएगा जो खा रहा होता है। जो स्वादिष्ट भोजन वो खाता है, उसी को लेके आता है। चूंकि तथागत जानते थे कि भिक्षु भिक्षाटन पर जीवित रहता है, इस प्रकार का प्रतिबंध उनके लिए भोजन की उपलब्धता में एक बहुत बड़ी बाधा पैदा करेगा। उदाहरण के लिए बात कर रहा हूँ, भिक्षुओं को मांस नहीं खाना चाहिए, एक ये विषय हो गया है। लेकिन जब भिक्षु भिक्षाटन के लिए निकला, जिस घर के सामने खड़ा हुआ उसके घर में क्या बना वो जानता नहीं है। उसने जो बनाया वही डाल देता है। अगले घर में गया तो उसने सब्जी डाली, किसी ने मीट डाली। और जो भिक्षु खाने बैठेगा, अगर उस खाने के साथ मांसाहार भोजन भी है, तो क्या सारे भोजन को फेंकेगा? नहीं, उसका अपमान नहीं कर सकता। जो खाने योग्य उसे खाएगा। तो ये विषय भिक्षुओं के लिए बिल्कुल भी नहीं है, उपासकों के लिए भी नहीं है। देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा, जब हम करुणा और मैत्री का अभ्यास करते हैं, तो जीवों के प्रति दया हमारा स्वाभाविक गुण होना चाहिए। तो इस पर जो भी है उनसे उन्हें थोड़ा-सा बचना भी चाहिए। बौद्धों के लिए तम्बाकू, शराब, ये किसी प्रकार का नशा पूर्णतः वर्जित है। तो ये सिर्फ खान-पान की बातें थी, इसके अतिरिक्त मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। देखिए, भोजन परंपराओं पर निर्भर करता है, भोजन उपलब्धता पर निर्भर करता है, भोजन दान पर निर्भर करता है, या वहाँ का परिवेश कैसा है। जैसे जो समुद्र या नदी के किनारे पर रहते हैं, उनके लिए मछली एक सामान्य भोजन है। जैसे कलकत्ता में हमने देखा है, वहाँ हर घरों के 5-4 घरों के बीच में एक बड़ा तालाब है, तालाब में मछलियाँ पालते हैं, उनके भोजन का एक हिस्सा हो गया। जो भी समुद्र तट के साथ-साथ नगर बसे हैं, समुद्र तट के साथ-साथ जो बस्तियाँ बसी हैं, मछली उनके लिए मुख्य आहार में शामिल हो गया। तो वहाँ हम इसको प्रतिबंध करने की बात अगर करेंगे, तो निश्चित रूप से इकोसिस्टम भी खराब होता है। तो तथागत ने बहुत ही सूझबूझ के साथ इस प्रश्न को विराम दिया, लेकिन भिक्षुओं को कहा कि भिक्षुओं, तुम्हें
स्वाद के लिए, भोजन के लिए किसी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे लिए अगर कोई प्राणी हिंसा करे, तो तुम्हें भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। तुम्हारे सामने किसी प्राणी की हत्या करके उसे भोजन के रूप में तैयार करे, भिक्खु तुम्हें उस भोजन को नकारना चाहिए। अगर पता चल जाता कि तुम्हारी वजह से किसी प्राणी की हिंसा हुई है, तो उस भोजन को नकार देना चाहिए। क्योंकि भिक्षु का जीवन विनय पर आधारित है, तो भिक्षु के सामने कोई ऑप्शन नहीं है। समाज जैसा खाता भिक्षु को खिलाता है। तो भोजन से हमारा संबंध केवल पौष्टिकता से है। भोजन से हमारा संबंध पोषक तत्वों की पूर्ति करने से है। प्राणी हिंसा से मुक्त रह करके ही भोजन करने का हमारा अपना एक सभ्यता है, संस्कृति है। अब हम थोड़ा सा सामाजिकता की ओर जाते हैं। ये तो भोजन की आवश्यकता की बात थी। इस भोजन में करने में कुछ सामाजिकता भी आती है। उदाहरण के लिए कोई भोजन कब करे, ये सबसे पहले भोजन बनता था कौन करे, एक बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है। जैसा हमने परंपराओं से सीखा है। बचपन में हम देखते थे जब खाना बनता था, ये खाना हम अपने दादाजी को देते थे। ये घर में कुछ छोटे बच्चे हैं, उनको भोजन को देता नहीं है, वो खा लेते हैं, ये इस परंपरा का हिस्सा नहीं है। छोटे बच्चे कभी भी खाते हैं, उनको इस में नहीं देखा जा सकता। लेकिन जब भी घर में भोजन बने, सबसे पहले जो घर के सबसे वरिष्ठ लोग हैं, बुजुर्ग हैं, हमें सम्मान के साथ, शांति के साथ वो भोजन अपने वरिष्ठ परिजनों को खिलाना चाहिए। उसके बाद जिसको खाना सो खाए। ये परंपरा हमें अपने बुजुर्गों के प्रति सम्मान की भावना पैदा करने का अवसर देती है। दूसरी बात, जैसे हम घरों में देखते हैं कि महिला और पुरुष एक साथ भोजन नहीं करते। आज शहरों में घरों में डाइनिंग टेबल आ गई है, लेकिन वो डाइनिंग टेबल भी सजाने के लिए है, वहां खाते नहीं है लोग। जब विशेष अवसर पर को खा लेते हैं, और महिला रसोई में खाना बनाती रहती है, पुरुष खा लेते हैं। मैं इस विषय पर ये कहना चाहूंगा, हमें खाना खाने की भी अपनी एक कल्चर पैदा करनी चाहिए। धर्मभूमि का ये विचार है कि परिवार के सभी सदस्यों को साथ बैठ के भोजन करना चाहिए। सुबह हम ये नियम लागू नहीं कर सकते, क्योंकि सुबह किसी को स्कूल जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को अपना कारोबार देखना है, तो सबके घर से निकलने का, तैयार होने का अलग समय होता है, और भोजन के लिए ज्यादा समय नहीं निकल पाता। लेकिन रात्रि के समय जब पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है, अपवाद को छोड़ दिया जाए तो रात्रि का भोजन हम सब लोगों को एक साथ बैठकर करना चाहिए। घर में डाइनिंग टेबल है तो डाइनिंग टेबल पर करें, नहीं है तो धरती पर आसन बिछा करके करें। घर की महिलाएं, सभी महिलाएं, सभी पुरुष, सभी बच्चे एक साथ बैठ के भोजन करते हैं। तो ये बात तो हो सकता है कुछ लोगों को बहुत ही असहज कर रही हो। जिस परिवार को हम अपना परिवार कहते हैं, उस परिवार में हमारे माता पिता है, दादा दादी हैं, भाई बहन हैं, और रिश्तों में दूसरे भी रिश्ते हो सकते हैं, वो सारे हमारे प्रियजन हैं। और ना केवल प्रियजन है, बल्कि हमारे परिजन हैं। उस मिलकर के एक परिवार बनता है। घर की महिलाएं सबके लिए भोजन बनाती हैं, घर का काम करती हैं। क्या उनको भी नहीं चाहिए कि वो भी परिवार के साथ बैठ करके सुकून के साथ भोजन करें? लेकिन पुरुष मानसिकता ने महिलाओं को भारतीय परिवेश में एक साथ बैठकर भोजन करने की अनुमति नहीं दी। तो क्या बौद्ध बनने के बाद भी हम इस दकियानुसी विचार को अपने साथ लेकर चले? मेरा स्पष्ट
मानना है कि जो बौद्ध बने हैं, उन्हें अपने भोजन करने के इस तौर तरीके को भी बदलना चाहिए। हम एक साथ बैठ के भोजन करें, चाहे वो पुत्र वधू है, चाहे सास है, ससुर है, दादा है, दादी है, परिवार का जो भी सदस्य है, एक साथ बैठ के भोजन करें। इससे बहुत सारे लाभ होंगे। पहली बात तो घर में कौन नाराज है, इसका तुरंत पता चल जाता है। अक्सर देखने में आया है कि घर में जो महिलाएं हैं, जब उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, उनकी इच्छा के अनुरूप घर में जो काम नहीं होता, वे नाराज हो जाती हैं। और कई कई दिन तक पता भी नहीं लगता कि महिला ने भोजन किया है या नहीं किया, क्योंकि परिवार में सामंजस्य नहीं रहता है। जो भी आया, भोजन खा लिया, खाया, चला गया। कोई पूछता नहीं है कि तुमने किया है या नहीं किया। ऐसे में घर में जो माँ होती है, लेकिन अगर वही भोजन नहीं कर रही है, उसे कौन पूछेगा। दूसरा, जो घर का मुखिया है, उसे पता ही नहीं होता कि घर में कौन क्या है, कौन कैसा काम करता है। लेकिन जब अगर हम शाम के समय ही सही एक साथ बैठ के भोजन करते हैं, तो वहां उस समय एक उत्साह का वातावरण रहता है। हम बहुत ही प्रसन्नचित भाव से भोजन करते हैं। जिसने भोजन बनाया है, खाते खाते उसकी प्रशंसा करने का भी अवसर मिलता है। उसके भोजन की प्रशंसा करने से उसका उत्साह और बढ़ता है। जो भोजन में सहायता कर रहा है, उसको भी एक सहारा मिलता है कि मुझे कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो बौद्ध सभ्यता के निर्माण में, एक परिवार को परिवार बनाने में, परिवार को एक साथ बांधे रखने के लिए भोजन एक साथ बैठकर करना एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। दूसरी बात, जब सभी लोग एक साथ पर बैठेंगे, खाना खाएंगे, तो घूंघट जैसी अमानवीय परंपरा जो आज भी हमारे घरों में विद्यमान है, इसको विराम लगेगा। क्योंकि घूंघट करके कोई खाना नहीं खा सकता। अगर खाना खाएंगे तो बुरा लगेगा, तो ये सब बैठा भी नहीं जा सकता। इस अमानवीय परंपरा को जो आजादी के 75 वर्षों के बाद भी हम अपने परिवार से, घर से खत्म नहीं कर पाए। एक साथ बैठकर खाना खाने से परंपरा खत्म हो जाए। खाना खाते खाते यद्यपि बात करना मना होता है, फिर भी खाना शुरू करने से पहले और खाना खत्म करने के बाद भी हम अपनी रोजमर्रा की समस्याओं का पर चर्चा कर सकते हैं। घर का मुखिया किसी के चेहरे पर उदासी का भाव देख करके उसकी समस्याओं को जानने की चेष्टा कर सकता है। महिलाएं, जिनको की बात को कोई जानना नहीं चाहता, जिनके बारे में कोई पूछता नहीं है, ऐसे समय पर वो भी बहुत ही साधारण तरीके के साथ निर्भय होकर के अपनी समस्या को रख सकती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक परिवार परिवार बनता है। बहुत लोग सिर्फ भोजन की बात ही नहीं करते। भोजन के करने के तौर तरीके में वह अपने परिवार के निर्माण को देखता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमें अभी तक हम बौद्ध समाज बनाने की बात कर रहे थे। आज मैं आचार संहिता के माध्यम से मैं परिवार बनाने की बात कर रहा हूँ। एक साथ बैठकर भोजन करने से परिवार बनता है, वरना तो परिवार के सदस्यों की संख्या ही रहती है। परिवार के सदस्यों के नाम ही रहते हैं, रिश्ते रहते हैं, लेकिन वास्तव में परिवार नहीं बनता। परिवार जब बनता है, जब हम एक साथ बैठ करके चाय पिए, एक साथ बैठ करके खाना खाएं, एक साथ बैठ करके साग सुखो पिए, एक साथ बैठ करके सुख दुख की बातें करें, एक साथ बैठ करके समस्याओं के समाधान खोजें, तो आप देखेंगे भोजन के लिए बैठने मात्र से घर की जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान करने में महिलाओं की भूमिका भी हो जाती है, बच्चों की भूमिका भी हो जाती है। जिन महिलाओं को किसी भी परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए आगे नहीं आने दिया जाता, वो महिलाएं भी अपने घर की समस्याओं के समाधान में अपनी भूमिका निभा सकती है। इस प्रयास से एक एक परिवार बनता है। और अगर बौद्ध परिवार बनने लगेंगे, तो उन परिवारों के समूह का नाम ही तो समाज है।
जब हम एक साथ बैठ करके सुख दुख की बात करते हैं, एक साथ बैठ करके मन के कलह को शांत करते हैं, एक साथ बैठ करके समस्याओं का निदान करते हैं, अगर इसको व्यापकता में देखेंगे, बौद्ध परिवार महीने में एक बार सही एक साथ बैठ के भोजन करने लगे, तो फिर जो प्रथा है, घूंघट प्रथा है, वो समाज में से गायब हो जाएगी। महिलाओं के साथ जो दूसरे दर्जे का व्यवहार होता है, एक साथ बैठकर खाना खाने से समानता का भाव पैदा होगा, बंधुता की भावना पैदा होगी और हम कह सकेंगे कि हम प्रगतिशील लोग हैं। हम महिला पुरुष में भेद नहीं करते हैं। हम महिला पुरुष को में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते। तो पहले हम अपने जीवन निर्माण की बात कर रहे थे, शरीर की पौष्टिकता की बात कर रहे थे। पौष्टिकता के साथ एक करुणा और मैत्री का व्यवहार भी बनता है। हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कृतज्ञता ज्ञापित करना, साधुवाद करना, जिसके साधुवाद दे रहे हो उसका उसके मन में भी एक कृतज्ञता का भाव पैदा होना, ये सारी बातें परिवार को परिवार बनाने में एक अद्भुत भाव पैदा करती है। ये भाव हमें बौद्ध बनाता है और यहीं से करुणा और मैत्री का संचार होने लगता है। तो भोजन क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। फिर भी अगर इन बातों को अनुशासित तरीके से किया जाए, अगर इन बातों को सुव्यवस्थित किया जाए, तो हम इसी के आधार पर परिवार निर्माण को एक सुंदर स्वरूप दे सकते हैं। इसी के आधार पर महीने में एक बार बौद्ध परिवार बैठ करके सामूहिक भोजन करें। इसमें हम बौद्ध समाज की निर्माण की आधारशिला देखते हैं और साथ साथ जीवन निर्माण का उद्देश्य पूरा होता है। साथ बैठना बहुत महत्वपूर्ण है। साथ बैठ करके समस्याओं पर चिंतन करना और महत्वपूर्ण हो जाता है। उस चिंतन में, समस्याओं के समाधान में परिवार के सदस्यों की भागीदारी हो जाना बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इस प्रकार से हम अपना बौद्ध परिवार बनाते हैं, फिर बौद्ध समाज बनाते हैं और जो बौद्ध समाज बनेगा, भिन्न भिन्न नगरों के लोग इकट्ठे होने लगेंगे, तो हम बौद्ध राष्ट्र की बात करेंगे। तो भोजन से शुरू हुई बात, हम अपने लक्ष्य की ओर देखते हैं, ये बहुत बड़ा साधन बनता है। ये बहुत बड़ी बात बनती है। ये बहुत बड़ा मार्ग प्रशस्त करती है। तो मैं तो यही कामना करता हूँ, धम्म भूमि के द्वारा तैयार की गई बौद्ध आचार संहिता हमारे जीवन निर्माण का एक सजीव दस्तावेज है, जो हमारी सांसों को, जो हमारी भावनाओं को, जो हमारे शरीर में बहते हुए रक्त को एक नए स्वरूप में, एक नई ऊर्जा के साथ नई गति देने का काम करता है। और वो गति निश्चित रूप से जीवन को रूपांतरित करने की है, बात बात को बौद्ध में बनाने की है और एक सुंदर समाज की परिसंकल्पना की है। तो मैं समझता हूँ खान पान को आप बेहतर समझ गए होंगे। हम जैसा खाते हैं वैसा समाज को खिलाएं, हम जैसा पीते हैं वैसा औरों को पिलाएं। ये सब भाव, ये मनोभाव करुणा और मैत्री में हमारी वृद्धि करे और हम एक अच्छे समाज के साथ, अच्छे परिवार के साथ एक जीवन निर्माण के, श्रेष्ठ जीवन निर्माण के मार्ग पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। ये एक महत्वपूर्ण काम होगा। इसी आशा विश्वास के साथ कि आपको ये बात, ये विचार पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। बस आप इसे आचरण में उतारें, ऐसी हमारी कामना है और तथागत अनुकंपा आप पर बनी रहे, ये हमारी मंगल कामना है। भवतु सर्वमंगलम्, भवतु सर्वमंगलम्, भवतु सर्वमंगलम्। और